वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो वापस हम आ चुके हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के, जहां पर बात हो रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में। तो जो बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो फटाफट से जाकर के वो लास्ट लेक्चर 15 देख लें, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिखाए गए हैं और साथ ही कैपेसिटर कॉम्बिनेशन के सारे क्वेश्चन को हमने डील किया है और साथ ही इसमें कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी हैं। तो सबसे पहला काम तो आप उसे कंप्लीट करेंगे, तभी यहां पर आकर के इस लेक्चर को ज्वाइन करेंगे। तो बच्चों आज हम लोग क्या करने वाले हैं पहले वो समझ लेते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी जानेंगे, उसके दो अलग अलग केसेस भी जानेंगे, विद सेम पोलैरिटी विद ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ अगर हम उसे जोड़ेंगे तो उसके कॉम्बिनेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आज ये सारी चीजें देखेंगे और साथ ही देखेंगे उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोगों को मैंने क्या कहा कि हम लोगों को डिस्कस करना है चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन छोटी छोटी बातें और पहले आज हिट करेंगे। तो जरा सोचिए कि मेरे पास कोई कैपेसिटर है, राइट, और उस कैपेसिटर में मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया। तो आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस पर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि उसकी एनर्जी पर किस तरह इफेक्ट पड़ेगा। और अगर ये एनर्जी पर इफेक्ट पड़ ही रहा है तो अगर मैं सेल को कनेक्टेड रहने दूं तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, अगर मैं सेल को डिस्कनेक्ट कर दूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक पर थोड़ा नजर डालते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। हालांकि ये टॉपिक मैंने पहले भी बताया था, हालांकि और ये टॉपिक केवल और केवल कैपेसिटेंस के इफेक्ट के लिए बताया था। आज हम लोग एनर्जी वगैरह सब पर इसको कवर करने वाले हैं। आइए, जस्ट सपोज दैट मेरे पास एक कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सपोज दैट, और ये मेरे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी जो इनिशियल वोल्टेज है वो V0 है, जो कि हम समझ पा रहे हैं, जो कि चार्ज है वो Q0 है और कैपेसिटेंस जो है वो C0 है, राइट। ऐसा तो आप समझते ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आपने फिलहाल के लिए ये चार्ज दे रखा है, ये इसका पोटेंशियल है और इसका कैपेसिटेंस है C, ये नॉर्मल कैपेसिटर, और इसके एनर्जी जो है फिलहाल के लिए U है, जो कि U0 से और हाफ C0 V0 स्क्वायर से रिप्रेजेंट की जा सकती है। इसके अलावा पोटेंशियल वगैरह आप समझ ही पा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मान लीजिए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दे दीजिए E0, राइट। तो इस तरीके से इसके ये सारे फैक्टर्स आप देख पा रहे हो। ये कब की बात है, नॉर्मल केस है, जब आपके पास कैपेसिटर तो है लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपने इसको यूज किया बिना डाइलेक्ट्रिक के, इस तरह। लेकिन इसमें अब मैं आपसे दो केसेस पूछने जा रहा हूं। यूजिंग डाइलेक्ट्रिक when cell connected, राइट। तो एक केस तो हम ये डिस्कस करेंगे कि जब सेल को मैं कनेक्ट किया रहूं। जरा सोचिए कि अगर आप सेल को डिस्कनेक्ट ना करें, मतलब कनेक्टेड रहने दे, तो क्या होने वाला है। ओके, तो ये लीजिए मेरे पास ये सेल है और इसको मैंने यहां पर कैपेसिटर से जुड़ा रहने दिया। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप जरा सोचिए कि इनका जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज लगातार सप्लाई कम होने नहीं देगा, लेकिन इतना तो है कि आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक यूज किया है, ये डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, और आपको इतना तो तय पता है कि इनका जो पोटेंशियल भले ना कम हो लेकिन कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक की वजह से जरूर बढ़ जाएगा। नाउ न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा, न्यू कैपेसिटेंस, तो न्यू कैपेसिटेंस बच्चों होने वाला है आपका C = K एप्सिलॉन नॉट A by D, या फिर आप इसे लिख सकते हो KC0, राइट। ऐसे ही कुछ होगा, मतलब K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा ऐसा। और फिर इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट रहने वाला है, सप्लाई आपने नहीं हटाई, तो फिर कैसे चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा। सिंपली अगर मैं चार्ज के बारे में बात करूं तो चार्ज पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक टर्म भले ना चेंज हो रहा हो लेकिन बाकी टर्म तो चेंज होंगे, जैसा कि फिजिकल लॉज हम जानते हैं। तो ऐसे केस में जो नया चार्ज होगा वो नया चार्ज कैसे निकालोगे, नया चार्ज हो जाएगा Q' आपका C नया वाला आपका C' कह लीजिए, C' इंटू V, और सिंपली C' की वैल्यू K टाइम्स तो K, और यहां पर साथ में आपने लिख देना है C, और ये V0, और इसको आप क्या लिखते हो, इसको आप लिखोगे Q। तो ये ओल्ड वाला चार्ज, ओल्ड मतलब जो पहले आपने इस प्लेट को चार्ज किया था Q0 से, ये Q0 था, और फिर बाद में न्यू चार्ज क्या हो गया
क्यू नॉट, ये बढ़ गया, आपको पता चल रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक की वजह से रिड्यूस होता है और साथ में पोटेंशियल भी रिड्यूस होता है, याद रखें। अब ये तो हमें पता है कि डाइलेक्ट्रिक वजह से पोटेंशियल रिड्यूस होता है, लेकिन यहां पर ये टर्म काम नहीं करेगा क्योंकि सप्लाई आपने डिस्कनेक्ट नहीं की है। तो ये वाला वर्ड यहां पर आपको थोड़ा ध्यान रख के V नॉट ही लिखना चाहिए, राइट। ये कहानी हो गई। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका एनर्जी क्या होगा, तो इसकी एनर्जी अब नई वाली एनर्जी क्या हो जाएगी, तो नई एनर्जी हाफ C डैश V डैश का स्क्वायर, और डैश की वैल्यू क्या है, V नॉट ही है, राइट। हाफ C डैश की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, K C नॉट और V डैश की जगह पे V नॉट का स्क्वायर, राइट। तो यहां पर आपका क्या हो गया, K आगे और यहां हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर। इसको पहचान लो, C नॉट ये है क्या U नॉट, तो ये हो गया K U नॉट U डैश इज इक्वल टू। क्या समझ में आया। अगर आप सेल को डिस्कनेक्ट नहीं करते हो, सेल को कनेक्टेड रहने दो, ऐसे केस में जो आपकी एनर्जी होगी वो K टाइम से इंक्रीज कर जाएगी, राइट। ये समझ में आ गई। अब इसी केस को मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूं, डिस्कनेक्ट करने का मतलब क्या होगा, आइए वो भी देखते हैं। तो ओके, डिस्कनेक्ट करने के केस में हमें क्या क्या चेंज मिलेगा वो देखते हैं। चलिए इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए यहां से इसको इरेज कर दूंगा। तो बच्चों हमारे पास सेकंड केस है, यूजिंग डाइलेक्ट्रिक व्हेन सेल डिस्कनेक्टेड, राइट। अब डिस्कनेक्ट करके क्या फायदा है, ओके देख लेते हैं। इसको आपने यहीं पर छोड़ दिया, ये आपने, और यहां पर आपने इसको चार्ज क्या दे रखा था, Q नॉट। आपको पता है कि अगर मैं सोर्स से हटा दूं तो सप्लाई मिलना बंद, मतलब चार्ज कांस्टेंट, लेकिन आपने डाइलेक्ट्रिक तो यूज किया है, और डाइलेक्ट्रिक यूज करने से होगा क्या, डाइलेक्ट्रिक यूज करने से कैपेसिटेंस तो बढ़ना ही है। तो न्यू कैपेसिटेंस जो है वो C डैश कर दो, क्या हो जाएगा K C नॉट, जो कि हम जानते ही हैं, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिंपली अगर मैं पोटेंशियल के बारे में बात करूं तो पोटेंशियल K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहां पे सप्लाई तो आपने हटा दिया। अब सप्लाई हटा देने की वजह से अब उस कैपेसिटेंस बढ़ गया। आप जरा सोचिए कि एक छोटे से बकेट के कैपेसिटेंस को, या छोटे से बकेट में कोई लिक्विड है उसको बड़े बकेट में डाल दोगे तो वो स्पेस कम ऑक्यूपाई करेगा ना, सही ना। यहां पर भी वही कहानी होने वाली है। यहां पे आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज किया तो इस बारी क्या होने वाला है, कैपेसिटेंस इंक्रीज करने से पोटेंशियल डिक्रीज होने वाला है, क्योंकि आपने सप्लाई यहां हटा दिया है, डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो ये हो जाएगा V नॉट बाई K। सिंपली अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, K टाइम से रिड्यूस हो जाएगा, मतलब अपॉन K कर दिया आपने। चार्ज की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि आपने सप्लाई हटा दिया है तो चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, एक क्वांटिटी जो है वो नहीं चेंज होगी। सिंपली अगर मैं आपसे नाउ इस बारी एनर्जी पूछूं तो एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगा, U डैश इक्वल टू हाफ C डैश V डैश स्क्वायर। तो U डैश इज इक्वल टू हाफ C डैश की जगह पे क्या लिखेगा, K C नॉट, और V डैश की जगह पे क्या लिखेगा, V नॉट बाई K होल स्क्वायर। फाइनली U डैश इज इक्वल टू, एक के टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपका मिलने वाला है हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर अपॉन K, राइट। ऐसे ही कुछ मिल रहा है। और यहां आप लिख सकते हो U डैश इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, U नॉट, तो यहाँ पे U नॉट बाई K। क्या समझ आई बात आपको। यहाँ पे आपको पता चला कि अगर मैं सेल को यहाँ डिस्कनेक्ट कर दूं तो एनर्जी जो है वो कैपेसिटर की K टाइम्स से रिड्यूस होगी, मतलब आप कैसा K टाइम्स अपॉन कर देंगे, या रेसिप्रोकल ऑफ K हो जाएगा। आई होप ये बातें क्लियर हो गई। अब मैं बात करूं रिडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ये टॉपिक क्लियर होने के बाद आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ लीजिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई एक कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर है, दोनों अलग अलग कैपेसिटेंस के, दोनों अलग अलग पोटेंशियल से चार्ज भी है, अब दोनों को जोड़ना है। जब दोनों को जोड़ देते हैं तो उनके बीच में चार्ज ट्रांसफर होंगे, मतलब जैसे कि दो बकेट को जोड़ दोगे तो उसमें से लिक्विड ट्रांसफर होंगे ना, एग्जैक्टली सिमिलर वे में यहाँ पर क्या ट्रांसफर होंगे, यहाँ पे ट्रांसफर होगा चार्ज। और चार्ज के ट्रांसफर होने का जो कंडीशन है वो डिपेंड करता है उनके पोटेंशियल पर। अब उनके पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी भी चेंज होगी। तो हम यही देखने वाले हैं कि चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन में होगा क्या, और कितना अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर होगा, नया अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होने वाला है। ओके, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज।
between capacitors. ओके, ये हो गया हमारा टॉपिक। सपोज दैट मेरे पास दो कैपेसिटर्स हैं, राइट, ये मेरे पास दो कैपेसिटर्स हैं और इसका जो कैपेसिटेंस है C1 है, पोटेंशियल जो है वो V1 है और चार्ज जो है वो Q1 है। और सिंपली मेरे पास दूसरा कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर चार्ज जो है इसका Q2 होगा और कैपेसिटेंस C2 और पोटेंशियल जो है वो V2 है। सिंपली ये हम नॉर्मली जानते हैं। अब दोनों को अगर हम आपस में अटैच कर दें तो इससे होगा क्या कि चार्ज एक दूसरे के बीच में ट्रांसफर होंगे। डिपेंड करता है कि कैसा कैसा इसका पोटेंशियल है, कैसा इसका कैपेसिटेंस है ना। अब यहाँ पे कनेक्शन जो है, नाउ ड्यू टू कनेक्शन बिटवीन देम और ईच अदर, charge getting transferred to each other is called, it is called redistribution, right? तो redistribution आप लिख लेंगे। ओके, ये काम आपका डेफिनेशन के तौर पे मान लीजिए। इसमें दो केसेस होते हैं। पहला, इफ पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड विथ सेम। ओके, यहां पर पहला केस हो गया कि अगर हम कैपेसिटर की पोलैरिटी को सेम ही पॉइंट पर कनेक्ट करें, राइट, ये हमारा पहला पॉइंट। आइए देखते हैं। ये मेरे पास एक कैपेसिटर हो गया और वहीं अगर मैंने दूसरे कैपेसिटर के बारे में बात करें तो ये दूसरा कैपेसिटर हो गया और ये दोनों को हमने ये कुछ इस तरीके से अटैच कर रखा है, ये ओके। ये और यहां पर ये कैपेसिटर को जब दूसरे C1 को C2 के साथ हमने इस तरीके से जोड़ दिया, जहां पर देखिए प्लस इधर प्लस के साथ और ये प्लस वाला टर्मिनल है, ये भी प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये माइनस वाला, ये एक दूसरे के साथ जुड़ गए। अब क्या होगा, अब इनके बीच में ट्रांसफर होगा। लेकिन ये लोग जब आपस में लेन देन करेंगे तो कैसे ट्रांसफर करेंगे, ये ध्यान में रख करके कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या होगा। बिना कॉमन पोटेंशियल के ये दोनों एक दूसरे के साथ लेन देन मतलब चार्ज का ट्रांसफर नहीं करने वाले। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम यहाँ पर देख लें कि इनके बीच में चार्ज पहले कितना था और उसी चार्ज के बिहाफ पर ये डिसाइड करेंगे कि इनके बीच का पोटेंशियल क्या होगा और पोटेंशियल के बिहाफ पर ये डिसाइड करेंगे कि न्यू चार्ज क्या होगा, राइट। तो यहाँ पर भी वही कहानी है। तो इनिशियली चार्ज इनका क्या रहा होगा, इनिशियली Q1 इज इक्वल टू C1 V1 और दूसरा Q2 इज इक्वल टू C2 V2, ये इनिशियली रहा होगा। नाउ आफ्टर कनेक्शन इनके बीच में कॉमन पोटेंशियल आएगा, कॉमन पोटेंशियल। एक बात याद रखिएगा कि कॉमन पोटेंशियल जैसे दो बकेट को आपस में जोड़ते हो ना, तो दो बकेट को जोड़ते हो तो उनके बीच में जो लेवल होता है वो डिसाइड करता है कि इनके बीच में हमें कितना चार्ज मिलने वाला है, कितना दोनों में चार्ज। अगर बकेट की साइज भले डिफरेंट है लेकिन उनके बीच में लेवल इक्वल होगा, सिंपली यहाँ पे पोटेंशियल इक्वल होगा क्योंकि लेवल ही पोटेंशियल है यहाँ पे। तो कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू टोटल चार्ज, ये इस पर डिसाइड होगा, टोटल चार्ज पर डिसाइड होगा और किस पर डिसाइड होगा, डिसाइड होगा टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस, राइट, ये हो गया। और यहां पर आपने लिखना है V इज इक्वल टू, ये टोटल चार्ज क्या होगा, ये Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 को क्या लिखोगे, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट। ये क्या समझ में आया, ये उनका कॉमन पोटेंशियल हो गया और इस कॉमन पोटेंशियल के बिहाफ पर अब ये एनर्जी स्टोर करेंगे। तो इसका अब नया पोटेंशियल क्या होगा V और इसका Vc और इसका भी कॉमन पोटेंशियल अब क्या होगा Vc। तो ये कॉमन पोटेंशियल हो गया। अब इसी कॉमन पोटेंशियल के बिहाफ पर चार्ज स्टोर होगा तो न्यू चार्ज क्या होगा, न्यू चार्ज। तो ये Q1 डैश इज इक्वल टू C1V अब Vc ये वाली वैल्यू है, चाहो तो रख लेना और करके कर लोगे। और सिंपली अगर मैं बात करूं Q2 के बारे में, Q2 डैश के बारे में, तो ये हो जाएगा C2Vc। एक पर से जितना चार्ज अमाउंट ट्रांसफर होगा उतना ही दूसरे पर आएगा। तो ये न्यू चार्ज है। अगर आपसे पूछा था कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ तो आपको क्या करना है, सिंपली डेल Q1 निकाल लेना है। तो डेल Q1 कैसे निकालोगे, Q1 डिफरेंस ऑफ Q1 डैश। तो इस तरीके से आप
कितना अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हुआ ये भी निकाल सकते हो। तो ये एक केस हुआ जिसमें आपने देखा कि अगर ये दोनों लोग सेम पोलैरिटी पे जुड़े हों। तो दूसरा केस भी है हमारे पास, और दूसरे केस में देखने से पहले एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि इसी टॉपिक को एक्सप्लेन करेगा। उस टॉपिक को पहले देख लेते हैं, आइए। तो बच्चों हमारे पास ये एग्जांपल है जो कि उसी सेम पोलैरिटी के बेस पर है और आपको करना चाहिए ये एग्जांपल। मैं आपको हिंट कर देता हूं कैसे करना है। तो क्वेश्चन क्या है पहले समझ लीजिए। द क्वेश्चन इज अ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज चार्ज अप टू 50 वोल्ट एंड अनदर कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड charge up to 100 volt. Now both are connected such that their same polarity is at same point. Find the heat produced in these process. Heat produce की कहानी क्या है मैं बता दूं आपको कि जब दो कैपेसिटर्स को आपस में ऐड करते हो तो सीधी सी बात है एक में से चार्ज दूसरे में जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अब पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो सीधी सी बात कि पोटेंशियल के चेंज होने की वजह से आपकी एनर्जी भी चेंज होगी, और एनर्जी चेंज होने का मतलब कुछ चेंज जो निकलने वाला है वही हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है किस सिस्टम में। अब वही आपको निकालना है कि जब इनका पोटेंशियल चेंज हुआ, एनर्जी चेंज हुई, तो कितनी हीट इवॉल्व होगी, कितना हीट आपको देखने को मिलेगा, कितना एनर्जी लॉस होगा ये देखने को मिलेगा, आपको यही बताना है। कैसे करेंगे तो एक आइडिया ले लेते हैं कैसे करना है। आपको मैं ये वाला पोर्शन थोड़ा इरेज करके दिखा देता हूं। इसी टॉपिक पर बेस्ड था, हालांकि मुझे इरेज नहीं करना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, इसको बाद में लिख दिया जाएगा। पहले इधर देख लीजिए। सबसे पहले इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो ये मेरे पास ये कैपेसिटर हो गया और ये कैपेसिटर हो गया और यहाँ पे अटैच कर दिया, ये लीजिए। अब इस पर पॉजिटिव सेम पोलैरिटी पे लगा हुआ है, नेगेटिव सेम पोलैरिटी पे लगा हुआ है, मतलब सेम पॉइंट पर अटैच है दोनों। जब इनको आप अटैच करते हो तो इनके बीच में कॉमन पोटेंशियल Vc प्रोड्यूस होता है, नो डाउट आपको पता है। कैसे निकालना है ये भी पता है। तो सबसे पहले आपको क्या निकाल लेना चाहिए, आपको सबसे पहले इनका C1 V1 पता है। तो सबसे पहले आपको C1 देखिए, सॉल्यूशन करते समय आपको क्या होना चाहिए पता, C1 इसका कितना है, इसका पहले वाले का है 2 माइक्रोफैराड एंड V1 जो है वो 50 माइक्रोफैराड है। इससे आप क्या निकाल लेंगे, U1 निकाल लेंगे। इस तरीके से C2 पता है 4 माइक्रोफैराड और V2 की वैल्यू 100 माइक्रोफैराड, राइट। और इससे आप क्या निकाल लीजिएगा, U2 निकाल लीजिएगा। दोनों एनर्जीज को सम कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2। ये आपको इनिशियल वैल्यू मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 1। कैसे निकालेंगे, U1 निकालने के लिए आप यूज करेगा हाफ C1 V1 स्क्वायर और इसके लिए हाफ C2 V2 स्क्वायर यूज करके आप निकाल लीजिएगा। एक तरीका ये हो गया, U1 निकाल लेंगे और U2 निकाल के ऐड करेंगे, UI मिलेगा जो कि इनिशियल एनर्जी होगी। ना ये कहानी होने के बाद जब आपने इनको अटैच किया तो इनकी नई एनर्जी जो होगी वो U1 डैश जो होगी इस वाले की, उसको आप कैसे निकालोगे। हालांकि दोनों को एक साथ ट्रीट करेंगे ना, तो एक काम करते हैं, आप एक काम कर सकते हैं, अलग अलग निकाल करके ऐड कर सकते हैं, ये भी एक आपके पास तरीका है। तो C1 Vc और U2 डैश इज इक्वल टू हाफ C2 Vc स्क्वायर। ये Vc क्या है मैं बता दूं, ये कॉमन पोटेंशियल, और कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 करके आप Vc निकाल लोगे, राइट। यहां आप UF निकालने के लिए क्या करोगे, U1 डैश प्लस U2 डैश कर दीजिएगा, करके आपको ये मिल जाएगा। हीट डिसिपेटेड निकालना है या हीट प्रोड्यूस निकालना है, तो हीट प्रोड्यूस करने के लिए आपको डेल्टा U निकालना होगा, जहां पे आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो नेगेटिव में आएगा, और यही नेगेटिव में जो एनर्जी होगी वो हीट प्रोड्यूस में आपको काम में आएगी, मतलब इस सिस्टम में हीट प्रोड्यूस होगा। तो आपको आई होप आइडिया क्लियर हो गया होगा कैसे करना है, तरीका सब कुछ आपके सामने है, करके आप इसका आंसर हमसे शेयर करेंगे। याद रखिएगा जब आप एनर्जी निकालोगे तो जूल में आएगी, उसमें माइक्रोफैराड की वैल्यू में माइक्रो को चेंज जरूर कर लीजिएगा। अब मैं दूसरे केस की ओर चलूं। दूसरा केस आपका क्या है, जब हम दो कैपेसिटर को इस तरह जोड़ें कि वो अपोजिट पोलैरिटी पे ऐड हो। आइए देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास सेकंड केस क्या है कि जब अगर हमारे पास दो कैपेसिटर्स है और उन दोनों कैपेसिटर्स के ऑपोजिट पोल्स को, ऑपोजिट प्लेट्स को आपस में अटैच कर दें तो फिर क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। आपको इतना तो पता है कि पोटेंशियल जो है वो ट्रांसफर होगा, पोटेंशियल जो है आपस में शिफ्ट होंगे और जिसके वजह से उनके चार्ज पर इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देखना ये है
कि इनके बीच में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो कॉमन पोटेंशियल क्या होने वाला है, आइए समझते हैं। तो देखिए कैसा इसका डायग्राम बनेगा। एक कैपेसिटर मैंने यहाँ दिखा दिया, दूसरा कैपेसिटर भी दिखा दिया, दोनों को इधर पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, ये C1 है ये C2 है। देखिए एक की नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ अटैच्ड है। तब जब नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अटैच्ड हो जाएगी तो ऐसे केस में ये लोग आपस में तो पोटेंशियल को ऑफ कोर्स बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल बैलेंस होगा वो चार्ज के बिहाफ पर होगा। यहाँ पे चार्ज जो है वो डायरेक्टली टोटल ऐड नहीं होता, यहाँ पे नेट चार्ज होता है। तो नेट चार्ज कैसे निकालते हैं, तो कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए नेट चार्ज की जरूरत पड़ेगी। तो कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ नेट चार्ज Q1 माइनस Q2 होगा। अब वही अगर मैं बात करूं सेम पोलैरिटी के लिए तो वहां पर हम लोग ऐड कर देते थे, राइट। यहाँ Q1 माइनस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, कैपेसिटेंस दोनों ऐड ही हो रहे हैं, साथ ही में काम करेंगे दोनों। तो Q1 माइनस Q2 यही बात ध्यान रखनी है। तो VC इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 की वैल्यू क्या होगी बताइए तो बच्चों, C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब आपसे मान लीजिए पूछा गया कि इनके बाद यहाँ पर नया पोटेंशियल तो आ गया, आपको नया पता ही चल गया कि इनका जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो BC होगा। BC के बिहाफ पर ये लोग आपस में चार्ज को स्टोर करेंगे। तो पहले वाले पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, तो हो जाएगा Q1 डैश इज इक्वल टू C1 VC, और दूसरे वाले पे क्या होगा, Q2 डैश इज इक्वल टू C2 VC। एज यू नो जैसे पहले किया था एग्जैक्टली वैसे ही करना है, कुछ खास नहीं था। बस अंतर याद रखिएगा कि जब हम दोनों को अपोजिट पोलैरिटी से जोड़ेंगे तो नेट चार्ज यूज होता, नेट चार्ज हमेशा माइनस हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 करेंगे, राइट। यहाँ पर आइए नेगेटिव नहीं आता, इसलिए बस ध्यान रखिएगा कि बड़े वाले को छोटे वाले से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। आगे बढ़िए, यहाँ पर हमारे पास उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसको हमें डील करना है, और ध्यान से समझिए, क्वेश्चन आपको ही करना है, इसीलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। When two capacitor 4 microfarad charge up to 20 volt and 2 microfarad charge up to 10 volt. Now they are connected in such a manner that plate of opposite polarity connected to each other. Find charge on each capacitor after redistribution. समझ में आया क्वेश्चन कि दोनों को हमने कैपेसिटर का वैल्यू दे रखा है, दोनों का आपस में ऑपोजिट पोलैरिटी पे ऐड किया है। बताना क्या है कि रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद उनके ऊपर चार्ज क्या होने वाला है। कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपली ऐसे ही करना है। BC निकालना है, Q1 डैश निकालने के लिए C1 और जो भी BC की वैल्यू आई होगी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। माइक्रोफैराड में होगा, चीज तो करना ही पड़ेगा, कर लेंगे। और आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो किसी से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है। आइए देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सो फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन से भी मिलता है, और उसमें इससे थोड़ा इजी क्वेश्चन है लेकिन ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी पर भी फोकस आप कर लेंगे इसी के बिहाफ पर। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, आइए फटाफट से समझते हैं। तो क्वेश्चन देखिए है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C charged by a cell potential V0. Now cell is removed and it connected to another uncharged capacitor of capacitance C0. Find charge and potential, ये potential लिखा हुआ है, potential on second capacitor after redistribution। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में पहले कैपेसिटेंस क्या था, C था, और उसे किससे चार्ज किया गया था, V0 से चार्ज किया गया था। तो इसके ऊपर कुछ चार्ज रहा होगा और इसका चार्ज क्या रहा होगा, Q रहा होगा। तो अब आप वो निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है कि नाउ अगर मैं इसको सेल को हटा करके दूसरे कैपेसिटर से जोड़ दूं, तो दूसरे कैपेसिटर से जोड़ने के बाद जो नया चार्ज होगा सेकंड वाले कैपेसिटर पे, क्योंकि 1 चार्ज था, तो नया कैपेसिटर पे मतलब इस सेकंड कैपेसिटर पे कितना चार्ज होने वाला है, यही तो आपसे पूछा गया है। तो आइए पहले डायग्राम से क्लियर करें। तो मेरे पास ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर है, और दोनों को आपने ये लीजिए जोड़ दिया, कुछ इस तरीके से जोड़ दिया हुआ है। ओके, तो जोड़ तो दिया आपने, जोड़ने के बाद क्या हुआ, इस पर तो कोई चार्ज नहीं था और इस पर चार्ज था, लेकिन ये लोग आपस में बांट लेंगे। मान लीजिए कि इस पर अब चार्ज क्या हो गया, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो गया, और इस पर पहले क्या चार्ज हुआ होगा वो भी देख लेते हैं। तो बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज ऑन फर्स्ट का मतलब कैपिटल Q इज इक्वल टू, इसका कैपेसिटेंस C है और इसे चार्ज किया था आपने
V नॉट से, राइट, इसको दे दीजिए। जब रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो मान लीजिए कि इसी पर चार्ज निकालना है, तो इसे सपोज कर लेते हैं Q, ओके। और इस पर पहले क्या चार्ज हुआ करता था, इस पर पहले चार्ज हुआ करता था कैपिटल Q, लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब ये सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये इसमें से इसने कुछ बांट दिया, किसको, इसको दे दिया, तो अब इस पर नया चार्ज क्या होगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। तो ये C1 है बच्चों, ये आपका C2 है, आपको ये C देना है और इसको क्या देना है, आपको C नॉट देना है C2 की जगह पे, ओके। अब मुझे बताना है कि आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर पे क्या हो गया, Q हो गया। तो फर्स्ट पे क्या हो गया, फर्स्ट पे बच्चों हो जाएगा आपका C V नॉट माइनस, क्योंकि ये कैपिटल Q है, C V नॉट माइनस Q, ओके। अब ये तो बात पता चल गई कि नया वाला चार्ज इस पर ये होने वाला है Q, और छोटे वाले मतलब ये फर्स्ट वाले पर मैं बता दूं कि फर्स्ट वाले पे C V नॉट माइनस Q हो गया। आई रिपीट, ध्यान दीजिएगा, सेकंड वाले पर चार्ज क्या है, स्मॉल q, और फर्स्ट वाले पर चार्ज क्या है, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। क्लियर है ना। अब मैं आगे बढ़ूं और मैं आपसे अगर पूछूं कि इन दोनों पर पोटेंशियल की कहानी क्या होगी, तो पोटेंशियल लोग आपस में बांटेंगे, क्योंकि देख पा रहे हो आप कि आपस में इनका पोटेंशियल जो है वो इक्वल होने वाला है। तो पोटेंशियल कैसे इक्वल होगा, इसका पोटेंशियल कैसे निकालोगे, Q बाई C। तो Q बाई C मतलब कैपिटल Q बाई कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन इसका कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू, इसके बारे में बात करो तो इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो स्मॉल q बाई C नॉट। ये क्या हो रहा है, तो मैं बता दूं, ये वोल्टेज V इज इक्वल टू Q बाई C होता है, तो Q बाई C लिख दिया। ये हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिया, क्योंकि आपने अटैच किया था, आपस में ये वोल्टेज को बांट लेंगे, दोनों का वोल्टेज सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा। लीजिए, अब यहां से स्मॉल q की वैल्यू निकाली जा सकती है, कैपिटल Q बाई C। यहां पर आप इसे लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, यहां पर आप इसे लिख सकते हो माइनस Q बाई C, और इसे लिख सकते हो Q बाई C नॉट, ओके। फाइनली इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो वो हो जाएगा आपका Q कॉमन, और ये होने वाला है 1 अपॉन C नॉट प्लस 1 अपॉन C, ओके। फाइनली यहां से अब आप क्या कर सकते हो, Q को लिख सकते हो आप C V नॉट अपॉन C इज इक्वल टू स्मॉल q, और ये एलसीएम ले सकते हो, तो ये हो जाएगा C प्लस C नॉट अपॉन C नॉट, ओके। तो ये कैंसिल हो गया, यहां से आप चाहो तो निकाल सकते हो Q की वैल्यू, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, C नॉट इंटू V नॉट, और ये नीचे चला जाएगा C प्लस C नॉट। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, एवरीथिंग सभी चीजें पता है, C की वैल्यू, C नॉट की वैल्यू, V नॉट की वैल्यू सब पता है, तो आराम से आप, क्योंकि हमारा चार्ज तो निकल गया, चार्ज निकलने के बाद हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, किस पर, सेकंड वाले कैपेसिटर पर, मतलब न्यू वाले कैपेसिटर पे। तो आइए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या लिखना होगा, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, और इसका कैपेसिटेंस क्या है, C नॉट। तो आप लिख दीजिए नाउ पोटेंशियल, ओके। तो पोटेंशियल V डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, Q की वैल्यू तो निकाल ही लिया है, C नॉट V नॉट अपॉन C प्लस C नॉट, ये ब्रैकेट में अपॉन C नॉट, ये C नॉट इससे नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो V डैश इक्वल टू आ जाएगा C V नॉट अपॉन C प्लस C नॉट। ये आपका मिला क्या, पोटेंशियल, किस पर, सेकंड वाले पर। तो ये पूरी क्राइटेरिया हमने क्या क्या देखा, इसमें हमने पोटेंशियल निकालना सीख लिया, चार्ज निकालना सीख लिया, अगर मैं किसी अनचार्ज कैपेसिटर को अटैच कर दूं। तो आई होप आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, जो उसमें दे रखा है, जरूर से सारे क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, जो होमवर्क दिया जाए उस होमवर्क को जरूर करिएगा, राइट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी दिक्कत हो, मुझसे शेयर करिए, उसकी क्वेश्चन को मुझे सेंड करिए, कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा आपके इसी साइट पर, कोई भी प्रॉब्लम होने पर उसका सॉल्यूशन तुरंत भेज दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। और हाँ, एनसीईआरटी क्वेश्चन को जरूर करना है, ओके। जय हिंद।